देखना भाई, कल हमने एफ ब्लॉक में कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट कर लिया था। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट एफ ब्लॉक का वही था जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। आप लोग देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो जो कल की क्लास थी उसी से मोस्टली क्वेश्चन आ रखे हैं एफ ब्लॉक के, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे उससे एक टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, वो ऑक्सीडेशन नंबर। आज मैं बुक लाना भूल गया, अगली क्लास में जब नया चैप्टर स्टार्ट हो, या इसको पेंडिंग पे डाल दूंगा, ठीक है, या ग्रुप में फ़ोटो डाल दूंगा, इसकी आप लोग लिख लेना। उसमें क्या लिखा हुआ है, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड के बीच में डिफरेंस लिखा हुआ है। और जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको समझाया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहे हैं तो उनकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है, तो जितना साइज़ में वेरिएशन हम लोग सोच रहे थे उतना वेरिएशन नहीं होता। तो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं, सब लिखा हुआ है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। आज का पार्ट जितना इसमें वो करा देते हैं, इसके बाद देखते हैं टाइम मिलता है तो क्वेश्चंस अभी ले लेंगे, ठीक है, जितना टाइम बचेगा। देखो बेटा, साइज़ का कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा आपको ही पता है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज़ बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। तो यहाँ पे भी लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो साइज़ क्या हो रहा होगा बेटा? कम। रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज़। क्यों रेडियस डिक्रीज़ हो रहा है? रेडियस डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे? अच्छा, इसमें ना, हाँ, वैसे तो नॉर्मली भी पीरियोडिक टेबल में हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाने पे साइज़ कम होता है, क्योंकि Z इफेक्टिव बढ़ता है। क्या बढ़ता है बेटा? Z इफेक्टिव। याद हो आपको अगर तो Z इफेक्टिव मैंने पढ़ाया क्या इस चैप्टर में, बताया था आपको। Z इफेक्टिव क्या होता था? Z माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? बस सिग्मा क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स। क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स। और Z क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। जो बेटा न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खींच रहे होते हैं अपने अंदर, और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है उसको धक्का दे रहे होते हैं। चलो मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, ध्यान से देख लेना एक बार, शॉर्ट में बता देता हूँ, 2 मिनट में आपको याद आ जाएगा। 11वीं क्लास में डिटेल में आपको पढ़ाया था। देखो ये था बेटा, इधर देखो, ये न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन पड़े हुए हैं, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने प्रोटॉन पड़े होंगे, सही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बेटा? इलेक्ट्रॉन। और अंदर भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन पे, इसकी बात कर रहा हूँ, एक तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा यहाँ पे, और ये इसके जो अंदर इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कर रहे होंगे? रिपेल। तो ये कितना रिपेल कर रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते थे? सिग्मा। अरे इनका शील्डिंग इफेक्ट। तो Z इफेक्टिव जो होता है वो क्या होता है बताओ? Z माइनस सिग्मा, सही है। मैं कह रहा हूँ अगर सिग्मा ज़्यादा होगा तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? कम। Z इफेक्टिव कम मतलब ये उतनी स्ट्रांगली इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं। अगर नहीं खींचेगा तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और अगर यही इसको स्ट्रांगली अगर खींच ले तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने 11वीं क्लास में भी डिटेल में आपको पढ़ाया, तो शायद इस चैप्टर में बताया है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है बताया है मैंने आपको, ठीक है। तो अगर देखो कभी भी Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, मतलब इसको ज़्यादा खींचा जा रहा है, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा। एटम का साइज़ छोटा। और Z इफेक्टिव कम हो रहा है तो साइज़ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर सिग्मा क्या होता था? रिपल्सिव फोर्स, या फिर हम लोग इसे क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं? शील्डिंग। आपको पता है F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं? अरे F ब्लॉक वाले में किस में जा रहे हैं? F में। तो इसके बाद जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट थे जो F के बाद है, उन सब में D में इलेक्ट्रॉन आने से पहले किस में जा चुका है? F में। और F की क्या है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट, मतलब उसमें सिग्मा क्या है? कम। अरे क्या है? कम। तो अगर सिग्मा कम है तो Z इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा? बोलो क्या हो जाएगा? अगर सिग्मा कम है, अरे भाई F का सिग्मा कम होता है कि ज़्यादा होता है? कम होता है। तो Z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ज़्यादा। अगर Z इफेक्टिव ज़्यादा हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ खींचेंगे। तो यही तो मैंने बताया था तुम्हें, या तो 3D 4D सीरीज़ का साइज़ बराबर हो जाता था, 4D 5D का बता नहीं रहा था आपको। तो वही तो हमने पढ़ा था लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में। तो वो चीज़ें अभी एक बार आपको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। मैं अपनी बुक लेके आऊँगा तो आपको और क्लियर लिखवा देंगे। तो ये तो नॉर्मल है कि F ब्लॉक में लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो साइज़ कम हो रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा होगा? Z इफेक्टिव। अरे साइज़ कम हो रहा है मतलब क्या बढ़ रहा होगा? अच्छा क्यों Z इफेक्टिव बढ़ रहा है? बोलो क्योंकि क्या कम हो रहा है? सिग्मा, मतलब कि रिपल्शन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? F में। और आपको पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होता है? S का, फिर P का, फिर D का, फिर F का। मतलब F की स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है? बहुत कम। चलो
वही लिखा है ना, देखो कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट है तो रिपल्शन क्या होगा बेटा, कम, रिपल्शन कम होगा अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा मतलब क्या ज़्यादा होगा, जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो इसका साइज़ क्या होगा बेटा, रिड्यूस। क्या होगा बेटा, रिड्यूस। अब देखो ध्यान से देखना, नॉर्मल साइज़ के हम लोग इसके आयंस की बात करें, अगर आयोनिक साइज़ की बात करोगे तो देखो बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम लोग सोच के चल रहे हैं वैसे ही डिक्रीज़ हो रहा है। बस एक एक्सेप्शन आएगा एक जगह, एक होगा F7 वाला हाफ फील्ड वाला, उसका साइज़ आप लोग देखोगे हाईएस्ट होगा अपने पूरे ग्रुप में। आप लोग देखोगे तो उसके पीछे का रीज़न आप लोग लिखोगे इट इज़ ड्यू टू हाफ फील्ड, इट इज़ ड्यू टू हाफ फील्ड। अभी आएगा तो आपको बता देंगे। देखो विच एलिमेंट अमंग द लेंथेनॉइड हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, तो लेंथेनॉइड में सबसे छोटा साइज़ किसका होगा, जो सबसे पहले है सबसे लास्ट में, सबसे अरे बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे तो साइज़ कम हो रहा था ना, तो सबसे पहले वाले का सबसे बड़ा और छोटा साइज़ तो कम होते जा रहा है। क्या पूछा है इसमें, अच्छा स्मॉलेस्ट पूछा है, तो सबसे छोटा साइज़ किसका होगा, लास्ट, सही है, मुझे लगा हाईएस्ट पूछा है, ठीक है। तो सबसे छोटा किसका होगा बेटा, लास्ट वाले एलिमेंट का। तो आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन। कौन था लास्ट वाला एलिमेंट, बताओ, ल्यूटीशियम। तो भाई ये तब देखो तो तुम्हें क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आता है, पर अगर वो आपको याद ही नहीं है, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई वाला अगर वो नहीं याद है एटॉमिक नंबर के साथ और कॉन्फ़िगरेशन के साथ, भाई कल की क्लास जिस बच्चे ने की वो समझ गया होगा, सारा खेल कॉन्फ़िगरेशन का है। ऐसा भी हो सकता है बेटा कि जितना डी ब्लॉक पढ़ा है उससे 2 नंबर का पेपर है और एफ ब्लॉक से 3 नंबर का आ जाए, तो घबराने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तुम ये नहीं बोल सकते पेपर मुश्किल बना है, क्योंकि पूरा पेपर है, पूरा चैप्टर है, आपको सब कुछ आना चाहिए। इसीलिए कह रहा हूँ सभी सब्जेक्ट्स में 100% कंटेंट पढ़ो आप लोग, वरना बाद में गच्चा खाओगे। एक ही स्टेटमेंट होगी पेपर मुश्किल है, पेपर मुश्किल नहीं था, आपकी तैयारी कम थी, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब तुम सोचो जितना इस पीपीटी में लिखा, अगर मैं लिखवा के इतना डेली लिखवा के अगर पढ़ाने लग जाऊँ ना तो 3 महीने में डी ब्लॉक खत्म होता हमारा। जितना इसमें कंटेंट लिखा हुआ अगर मैं डेली आके इतना लिखूँ पहले, फिर आप नोट करो, तो तकरीबन 3 महीने लग जाएंगे चैप्टर खत्म होने में। हमने 12-14 क्लास में ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो सब कुछ लिखा है, एक बार आप पीपीटी को अपने नोट्स में पूरा करके थोड़ा सीरियस पॉइंट से कर लेना। देखो कल वाले पॉइंट से क्वेश्चन हो जाएगा। द रेडियस ऑफ La3+, जिसका अटोमिक नंबर है 57, वो है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे पेपर का क्वेश्चन है। देख लो कैसे, कितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तुम बोलोगे मुश्किल है मुश्किल नहीं, बस अटोमिक नंबर आना चाहिए। रेडियस है 57, एटॉमिक नंबर का 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग। आपसे पूछा है विच वन ऑफ फॉलोइंग गिवन वैल्यू विल बी क्लोजेस्ट टू रेडियस ऑफ Lu3+, तो अब पहले पता होना चाहिए Lu3+ है क्या। अरे पहले पता भी तो होना चाहिए Lu3+ है क्या। तो अपनी कॉपी में देखो La3+ और Lu3+ कहाँ पे आ रहा है। देखो Lu3+ का एटॉमिक नंबर बताओ कितना लिखा है आपने, कितना लिखा है 71। तो जब लेफ्ट टू राइट जा रहे होगे तो लास्ट में आ रहा होगा ये, अरे इधर ही तो लास्ट में आ रहा होगा। एक चीज़ तो आपको क्लियर है कि जितना इसका साइज़ होगा उससे साइज़ इसका क्या होगा, बहुत कम। अरे लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज़ क्या हो जाता है बेटा, कम। तो इसका अगर साइज़ दे रखा है 1.06 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो इसका इससे तो कम होगा। तब ऑप्शन ढूंढो इससे कम कौन है, ये कम है ज़्यादा है, ज़्यादा है। ये क्या हो गया, बराबर तो हो ही नहीं सकता, ठीक। ये कम है ज़्यादा है, कम है, और ये क्या है, ज़्यादा। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, इससे आसान सवाल नहीं बन सकता। हाँ पर ईजी तब लगेगा जब कल वाली क्लास का, जिस बच्चे ने क्लास कल छोड़ी, अभी वीडियो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगा कल वाली क्लास का, देख लेना उसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एफ ब्लॉक 0 नंबर पाओगे अगर कल की क्लास नहीं की जिस बच्चे ने। कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर नहीं आता आपको, ठीक। तो कॉपी में मैंने आपको टेस्ट का भी सिलेबस बताया, पहला सवाल ही आता मैं यही दूंगा 5 नंबर का, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट एटॉमिक नंबर के साथ लिखो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मंडे के टेस्ट का पहला सवाल ही यही होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। क्या हुआ, बहुत खुश हो गए ललित, आओगे एक नहीं तो नहीं दिया था तो मुझे याद दिला देना, अगर मैं भूल जाऊँ मुझे याद दिला दिया करना। मैं तो भुलक्कड़ आदमी हूँ, पहले तो मैं बता रखा है, भूल जाता हूँ मैं। देखो इधर देखो, अब है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से मेरी 2, 4, 5 बातें हैं अच्छे से आप लोग समझ लो। भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का ये फंडा है कि जो लेंथेनॉइड ग्रुप है इसमें जो सबसे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो हर एलिमेंट दिखाता है, वो होता है +3। क्या होता है बेटा, +3। क्या होता है बेटा, +3। लेंथेनॉइड में सभी +3 दिखाते हैं। हाँ, क्या केवल +3 दिखाते हैं, नहीं, अधिकतर वाले सारे +3 दिखाते हैं। हाँ,
डी ब्लॉक में भी आपको पढ़ाया था ना, सब में क्या मिल रहा था, एक कॉमन ऑक्सीडेशन में +2, एक को छोड़ के, किसको, स्कैंडियम, और सब में क्या मिल रहा था प्लस। इसमें आपको +3 सभी में दिखेगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। देखना आप लोग, बिना किसी एक्सेप्शन के आपको +3 दिखाई देगा सब में। पर क्या भैया केवल ये +3 ही दिखाता है, इसके अलावा दूसरे नहीं दिखाता? तो दिखाता है बेटा, +4 भी दिखाता है, +2 भी दिखाता है। तो जो जो दिखाते हैं वो आपको हम बताते हैं, इसे ध्यान से समझ लेना, इस पे क्वेश्चन आते हैं। अभी एक चार्ट है बहुत अच्छा बना हुआ है एग्जाम आइडिया में। क्या हो गया भाई विवेक, ऋषि, बाहर गाना सुन के खुश हो गए तुम? राइमिंग सुन के? कौन सी राइमिंग? दिखाती आती है, जो जो दिखाते हैं हम भी वो दिखाते हैं। पता नहीं, मुझे नहीं ध्यान, भूल गया, भूलने की आदत। चलो आ जाओ। इन द लेंथेनॉइड वाले कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं बेटा? +3। कॉमनली कितना दिखाते हैं बेटा? +3 लिखा ना, प्रीडोमिनेंटली। हाउएवर दे ऑल्सो एग्जिबिट +2 एंड +4। +2 और +4 भी दिखाते हैं, बट मेनली क्या दिखाते हैं? +3। तो चलो आपको याद रखना है। Thus the formation of Ce4 is favored by its noble gas configuration। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन भाई बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि Ce4 क्यों दिखा रहा है, C+4 क्यों दिखा रहा है? तो सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन देखना, कल क्या लिखवाया था? 6s2 5d1 और 4f1। मुझे बताओ इसमें से अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो किसके बराबर पहुंच जाएगा? नोबल गैस। इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों C+4 दिखा रहा है? तो आपको लिखना है बिकॉज आफ्टर लूजिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इट अचीव द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। कौन सा नोबल गैस? ज़ीनॉन। कौन सा बेटा? ज़ीनॉन। अब इसमें एक बवंडर आएगा भाई, आएगा बवंडर, ध्यान रखना। बवंडर ये है कि तुम्हारे दिमाग में तो ये बैठेगा कि C+4 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसे इलेक्ट्रॉन ना लूज करना चाहिए ना गेन, क्योंकि इसने कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेटा अचीव कर लिया है? +4। अरे कौन सा कर लिया है? +4। पर उसके बावजूद ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, अरे भाई दांत मत दिखाओ, ये वहाँ से जा रहे हैं ना, मैं थप्पड़ मार दूंगा आगे पीछे, ध्यान रख लेना। +4 जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को किस में कन्वर्ट करवा रहा है? +3। किस में करवा रहा है बेटा? +3। तो अगर +3 में करवा रहा है तो खुद क्या हो रहा है? अरे खुद क्या, ऑक्सीडाइज। अरे बिल्कुल बहुत हो गया तुम लोग। +4 से +3 में जा रहा है तो क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को क्या कराएगा? ऑक्सीडाइज। तो बस याद रखना, खुद रिड्यूस हो रहा है तो C+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। तो पेपर में सवाल आता है, तुम मानोगे नहीं ना बॉबी, मानेगा नहीं तू। क्या हो गया बता? तो दिमाग में कचरा चल रहा है ना, है ना, कचरा चल रहा है दिमाग में। फिर आ जाओ इधर, पढ़ाई तो दिख रही है, कितनी पढ़ाई चल रही है तुम्हारे दिमाग में। देखो सीजियम बेटा +4 क्यों दिखाता है ये चीज़? भाई तुम पढ़ाने नहीं लोगे। भाई ये बता रहे थे कि जो सीजियम है, सीजियम जो है +4 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस की तरह कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है। किसकी तरह बेटा? इनर्ट गैस। अब आपको अगला पॉइंट ये पूछा जा सकता है कि जो सीजियम +4 है अगर इनर्ट, फिर हंस रही है, अरे सीजियम नहीं है, C+4 जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो खुद क्या हो रहा है बेटा? रिड्यूस। अगर खुद रिड्यूस हो रहा है तो कैसे एक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो अब देखना 2 4 5 सवाल आपको बताते हैं, आते हैं क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से देखते जाओ फटाफट। PR, ND, TB एंड DY, इन सब के नाम आप कॉपी में लिख लेना, कल की क्लास में लिखवाया था वो जो चार्ट बना हुआ है बड़ा सा, ठीक है? आपको याद कर लोगे तो बेटर रहेगा भाई, क्योंकि पेपर में कभी DY ना लिख के उसका पूरा नाम लिखा होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए आपको नाम याद करने हैं, ठीक है? सबके नाम याद करने। मेरा काम हो चुका है, मैं पेपर दे चुका हूँ, मुझे कोई पेपर नहीं देना, मुझे नहीं भी याद चलेगा, मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है, मैं समझा के निकल जाऊँगा, ठीक है? इसके बाद देखो ये सारे के सारे एग्जिबिट करते हैं +4 बट ओनली इन ऑक्सीडाइज MO2, मतलब केवल और केवल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे MO2 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? MO2। आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2, 2 पे कितना हो जाएगा? -4, तो X पे कितना आएगा? +4। तो याद रखना, ठीक है? अगली चीज देखो EU2+,
EU2+, जिसका F7 कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? F7। अगर F7 कॉन्फ़िगरेशन है तो मुझे बताओ इसमें क्या स्पेशल है, ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है? हाफ फील्ड। क्या है बेटा? हाफ फील्ड। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो चेंज हो जाता है, चेंजिंग टू द कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब क्या, देखना ध्यान से समझना। EU है, EU का कॉन्फ़िगरेशन कल आपको मैंने बताया था, बहुत आसान सी ट्रिक कल बता दी है। जो भी बच्चे क्लास आए थे, इससे आसान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन जो कल पढ़ाया था मैंने। तो EU+2 में अगर ये जाएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे? 6s से। 6s से चलेगा तो अब केवल किस में इलेक्ट्रॉन है? 4f। और कितने बच गए? 7। तो ये मतलब कैसा है? हाफ फील्ड। नियम ये बोलता है कि 4f 7 है तो ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। इसे केवल किस में पड़ा होना चाहिए? EU2+। पर EU2+ से ये किस में कन्वर्ट होता है? EU3+। EU3+ में हो रहा है मतलब खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। दूसरों को क्या करेगा? रिड्यूस। देखो दो बार ऐसा हो गया। अब इससे पहले भी एक एलिमेंट पड़ गया है जो हाफ फील्ड था, उसके बाद भी इलेक्ट्रॉन गेन लूज कर रहा था। तो ये पॉइंट याद रखना, केवल एफ ब्लॉक में नालायकगिरी कर रहे हैं। वरना अभी तक हम लोग यही तो कॉन्सेप्ट बनाए फिरेंगे, कोई हाफ फील्ड हो रहा है कोई फुल फील्ड हो रहा है तो ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन क्या करता है बेटा? लूज। पर यहाँ पे एफ ब्लॉक में ऐसा हो रहा है तो आपको ध्यान रखना। आएंगे क्वेश्चन ही, सारे क्वेश्चन ही हैं जितने लिखे हुए हैं। अब देखो YB2+ which has F14 configuration is a reductant। इसका क्या मतलब है? देखो YB2+ जो है बेटा F14 है। F14 है तो बताओ इसे इलेक्ट्रॉन गेन लूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं। पर उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? YB+3। मतलब खुद क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज। दूसरों को क्या करेगा? इसके बगल वाला भी खुद क्या हो रहा था? ऑक्सीडाइज। दूसरों को क्या करेगा? रेडियो। याद रखना। इसके बाद देखो TB4 हैज़ हाफ फील्ड। TB4 में भी कैसा आएगा बेटा? हाफ फील्ड F। उसके बाद भी वो किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा? ऑक्सीडेंट। देखो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा था? रिड्यूसिंग एजेंट। ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कभी पेपर में पूछ दिया जाए तो गलत मत करना। देखो द बिहेवियर ऑफ शेमेरियम इज वेरी मच लाइक यूरोपियम एग्जिबिटिंग बोथ +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखना है आपको, +3 तो मिलेगा ही सब में। तो मेरी बात नहीं समझ पाए मैं क्या कह रहा था, देखना अब समझा दूंगा मैं। अभी तक मैं भी तुम्हें पॉइंट क्लिक नहीं करवा पा रहा था। मैं तुम्हें ये कहने का चाह रहा हूँ कि जो F ब्लॉक है वो +3 दिखाते ही हैं। F ब्लॉक वाले +3 तो दिखाते ही हैं। ये देखिए YB+2 में होकर फुल फील्ड है, उसके बाद भी +3 में कन्वर्ट हो रहा है। EU+2 हाफ फील्ड है, उसके बाद भी +3 में कन्वर्ट हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? वो शब्द मेरा स्टेटमेंट कि जो F ब्लॉक वाले हैं वो हमेशा एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वो कौन सा है बेटा? +3 फुल फील्ड और हाफ फील्ड होने के बाद भी। तो इस पॉइंट को मैं आपको क्लिक करवाना चाह रहा हूँ। चलो अब देखो द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड इज, बोलो बेटा, ये बताओ सी का। सी पढ़ा है हमने क्या? अभी पढ़ा था सी। देखो एक तो +3 तो मिलेगा और किस में हो रहा था? +4। और +4 में कैसा था बेटा? इनर्ट गैस। उसके बाद भी किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्लस। अब समझ रहे हो तुम? मैंने कंफ्यूज कर दिया, मतलब क्लियरिटी नहीं ला पाया था मैं। अब क्लियरिटी आ गई कि हमें एक पॉइंट रटा हुआ है कि भैया F ब्लॉक में +3 वाले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे उसने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लियो, चाहे फुल फील्ड कर लियो, चाहे हाफ फील्ड कर लियो। तो अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान सा है, पर जो बच्चा पढ़ेगा वही कर पाएगा, वरना भाई मुश्किल काम है। +3 तो मिलेगा ही, और जिसने पढ़ा होगा +4 वही तो बता पाएगा भाई, है ना। और +4, अच्छा कोई पूछ दे कि क्यों C+4 ज़्यादा स्टेबल है? नोबल गैस, इनर्ट गैस। पिछले वाले में पूछ दे कि ये वाला क्यों ज़्यादा स्टेबल है? YB+2 क्यों स्टेबल है? फुल फील्ड। EU2+ क्यों फुल? हाफ फील्ड। तो अगर ये नहीं भी अगर तुम्हें रटा ना हाफ फील्ड फुल फील्ड, और सिर्फ अगर तुम्हें याद है सीने पर नदिया वाली और एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन पे तुम्हारी PhD हो ही चुकी है, तो तुम वहाँ से भी बता दोगे YB+2 है। इतना तो तुम्हें क्लियर है, अरे इतना तो तुम्हें क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है। EU+2 है तो आपको पता है कि EU का एटॉमिक नंबर ये है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ से? बाहर से, अंदर से? बाहर कौन है? 6s, 4f या 5d? 6 है, तो यहाँ से गया तो ये क्या हो गया? हाफ फील्ड। तो एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्लेन के लिए क्वेश्चन आएगा, और बच्चे नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ। आप लोग करके आना अच्छे से, ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ कर दोगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है?
द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ गैडमियम 3+ आयन इज। अब ये आता ही नहीं होगा जिस बच्चे को एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता। एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन आता, फटाफट लिखोगे 6s2 5d1 और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें? अरे कितने होते हैं भाई? कल ही लिखवाया, देख के बताओ कॉपी में कितना होता है? 4f7। तो अगर गैडमियम में 3+ है तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा? s पहले कहाँ से जाएगा? 6s, फिर कहाँ से जाएगा? 5d, तो 3 चले गए। तो अब f में केवल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो कैसा है? हाफ फिट। तो अब देखो ऑप्शन हो गया भाई। सब बहुत आसान है, कल वाला बस रट लेना, जिसका छूटा है क्लास जरूर कर लेना, ठीक है। याद है डी ब्लॉक में भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया था, किस में कौन सा मिलता है। अब इसमें भी देख लेते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है भैया आपकी अभी तक की स्टेटमेंट से कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट सब में मिलेगा। कौन सा? अरे बोलो +3, छाप दिया +3 एक लाइन से। अब रटना, एक बढ़ाते जाएंगे। इसमें बस एक थोरियम है जिसमें क्या नहीं मिल रहा है? +3, और सब में क्या मिल रहा है बेटा आपको? +3। और एक लास्ट वाला है जिसमें आपको लास्ट के 1 2 3 4 5 6। अभी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ रटने का, देखना। पहले चार्ट अपनी कॉपी में बनाना घर जाके, ठीक है। सब में +3 बना देना बस, दूसरे वाले में छोड़ के, ठीक है। और एक तरफ से बढ़ाते जाना। 3 है, इसमें 4 है, इसमें 3 भी है, 4 भी है, 5, इसमें क्या है? 6, इसमें क्या है? 7। आपको पता था बेटा, तुम लोगों को याद होगा अभी जब कल कॉन्फ़िगरेशन कराया था वहाँ 2 बार 7 आ रहे थे। तो देखो यहाँ पे भी कितनी बार 7 आ रहा है? 2। अब थोड़ा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 6। बस यहाँ तक आप रुक जाना। अब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी, ठीक है। कि अब क्या करें? तो बेटा अगले 2 में हमें 4 करना है। कितना करना है? 4। अब देखो इधर देखो, 3 वाले हम कितनी बार भर रहे हैं? देखना, 1 2 3 4 5 6। 6 ऐसे एलिमेंट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या भर रहे हैं? 3, मतलब लास्ट के 6। याद कैसे होगा? आपको याद है कि 3 तो सब में मिलना ही है, और 3 का डबल कर देना, कितने हो गए? 6। तो मतलब लास्ट के ऐसे 6 एलिमेंट है जिसमें केवल और केवल क्या मिल रहा है? 3। और उसके 2 पहले वाले ऐसे जिसमें 3 और 4 और 3 और 4, ठीक। और 2 ऐसे जिनमें क्या मिल रहा है? 7। पहले में क्या था? 3, अगले में 3 नहीं था, क्या था? 4, उसके अगले में क्या था? 5, उसके अगले में कहाँ तक था? 6, उसके अगले में 7, उसके अगले में भी 7, अगले 2 में 3 4 3 4, और अगले 6 में केवल 3 3 3। अब थोड़ा आसान हो गया रटना भाई। आखिरकार तो ये रटना ही है, सब तो ऑब्जर्वेशन है, पर जितना इजी कर सकते हैं आपके लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा क्यों हो रहा है ऐसा? तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन बताएगा। घर पे जाके कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना किस में से कितने इलेक्ट्रॉन में निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इसका। जैसे भाई हमने पढ़ा था Mn का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? 7, क्योंकि वहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 4s2 3d5, तो 7 इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा था, तो 7 तक गया था, ठीक है। तो ऐसे ही फंडा है इसमें भी। चलो अब देखना ज़रा कुछ पॉइंट्स है बेटा लेंथेनॉइड के बारे में, कुछ जनरल पॉइंट्स है। तो जनरल पॉइंट्स आपको ध्यान से रट लेना, अगर कभी ऑब्जेक्टिव में आता है या मान लो लिखने को ही आ जाए तो आप लिख सकते हो। ऑल द लेंथेनॉइड आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल। देखो मोस्टली जो लेंथेनॉइड होते हैं ना वो मेटल की तरह बिहेव करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, ये मेटल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो कौन सा बॉन्ड मिलेगा इसमें? कोवेलेंट, आयोनिक, बोलो मेटैलिक बॉन्ड। ऐसा क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो आप लोग करना। अब देखो अच्छा एक चीज़ और पॉइंट याद रखो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एक चीज़ बढ़ रही होगी, क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? हार्डनेस, मतलब वो एटम और हार्ड होते जाएगा, वो मेटल और हार्ड होते जाएगा। वही लिखा था हार्डनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे शेरियम बीइंग स्टील हार्ड। आज लास्ट में कौन आता है बताओ, जरा देख के बताओ कौन आता है? शेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कॉपी में देख के बताओ, शेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है? कल ही पढ़ाया था 60। सबका अलग अलग है। अरे 58 होगा ना भाई, देखो कॉपी में 58 होगा, 58 ही है ना। उसमें F में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 1। और D में? अरे सही है ना। तो आपको याद रखना ही रटना है, इसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, मैंने सोचा समझा दूँ, ठीक है। इसको रट लेना कि जो शमेरियम है वो हाँ बोलो 62 है, तो कोई 58 कह रहा है, कोई 62। अरे इसका पूछ रहे हैं शमेरियम का, शमेरियम देखो कितना है? 62 है ना, तो 62 है। बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 4f6 है।
चलो, तो याद रखना कि ये जो 4f6 वाला है इसमें बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रट लेना समझने के लिए बस। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन है, तो बहुत क्या होता है बेटा, हार्ड। तो आपको याद रखना है कि बीइंग स्टील हार्ड, बीइंग स्टील हार्ड, ठीक है। देयर मेल्टिंग पॉइंट रेंज बिटवीन 1000 से 1200, इनका मेल्टिंग, अच्छा आपको ये पॉइंट तो पता है ना, जिसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होते जाएगा। जैसे इसका 1000 से 1200 है, बट इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम तो नहीं, पर बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। कितना है बेटा, 1623। कोई वैल्यू नहीं पूछेगा, कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है टिक करने के लिए। तो ऐसे रट ऐसे लेना कि देखो नाम में लग रहा है कि सेमेरियम शर्मारा है, पर कोई नहीं शर्मारा, बहुत हार्ड स्टील है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हार्ड है। मतलब ऐसे याद की जाती है चीज़ें, वरना याद नहीं होती है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में सबसे गंदी चीज़ है, जब तक खुद बैठ के ट्रिक नहीं बनाओगे 10-15, कभी ज़िंदगी में ऑप्शन नहीं टिक कर पाओगे, ध्यान रख लेना। तो भाई मैंने तो सारी पूरी एनसीईआरटी मेरी रंगी पड़ी थी, इतना कुछ लिखा है। इस पीपीटी में भी कम लिखा हुआ है डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में, इससे भी ज़्यादा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। वहाँ तो एक एक पॉइंट लिखा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन, बहुत सारा। अगर आपको कभी समय मिल जाए अपने बिजी शेड्यूल में से तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, ये एक रिक्वेस्ट है अगर नंबर ज़्यादा चाहिए तो। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन जरूर कर लेना। पहला चैप्टर है जिसमें मैं पहली बार तो मैं केमिस्ट्री में कह रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेना, वो है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। नहीं करोगे पूरे नंबर नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर दोगे, ठीक है। दे हैव टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, तो अगर मेटेलिक स्ट्रक्चर है तो क्या होगा बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पॉइंट याद रखना। देखो अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, La3+, नाइदर La3+ नॉर Lu3+, आयन शो एनी कलर बट रेस्ट डू सो। क्यों भाई, आप लोग अपनी कॉपी में देखो कॉन्फ़िगरेशन में Ln3+ और La3+ और Lu3+ देखो कैसे आ रहे होंगे, एक नहीं फुल फील्ड तो ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। हमने कलर का ही पढ़ा था ना, D1 जैसे डी ब्लॉक में पढ़ा था, D1 से D9 तक कलर थे। अच्छा मुझे कोई बताएगा, कोई ज्योति जो हमने पढ़ा था मैग्नेटेट और पर मैग्नेटेट, किस में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आता था, मैग्नेटेट पे या पर मैग्नेटेट पे, किस पे आता था भाई, +7 किस पे आया था, पर मैग्नेट। तो +7 आने के बाद 4s0 3d0 हो गया Mn, ज्योति सिर्फ बोलेगी तो कलर क्यों दिखा रहा था फिर भी, Mn पे +7 है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4s0 3d0 है, फिर भी वो कलर क्यों दिखा रहा था, कल पढ़ा के भेजा था। हाँ श्रेया बताओ, हाँ भाई बताओ, दांत दिखाई जा रही हो, बात किए जा रही हो उस टाइम से, तुम्हें ज़्यादा आ गया ज्ञान, आता तो होगा नहीं तुम्हें, कल आई नहीं थी बोल दोगे, है ना, मुझे पता है। हाँ भाई नेहा बताइए, हाँ ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र, क्या बोला था, ड्यू टू चार्ज। और डी में D1 से D9 कलर क्यों था, DD ट्रांजिशन, ड्यू टू DD ट्रांजिशन। और इसमें KMnO4 में क्या था, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। क्या लाइट आ गई है क्या, ऑन कर दो बेटा, ऊपर कर दो उसे, पागल बना दिया आपने तो बच्चों। एक डब्बा बंद कर दे बेटे, बंद कर, ठीक है। तो कर लेना ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद देखो, द लेंथेनॉइड आयन अदर देन द F0 टाइप, La3+, C+4 एंड F14 टाइप आर ऑल पैरा मैग्नेटिक। सब में एक ना एक तो कम से कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, बस केवल किस में नहीं होगा, F14 वाले में और इन दोनों में, क्योंकि ये दोनों तो कैसे हो गए, इनर्ट गैस, इनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आ जाएगा विच ऑफ फॉलोइंग आर पैरा मैग्नेट नॉट। तो भाई सब तो याद करना कठिन है, जो नहीं है एक आधा वो रट लो, बस बहुत इजी हो जाएगा। अच्छा जिन बच्चों ने कल की क्लास की, उन्हें कुछ रटने की जरूरत नहीं, जिन्हें कॉन्फ़िगरेशन आता है। भाई तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन आता है, तुम पैरा बता दोगे, डाई बता दोगे, तुम उसका कलर बता दोगे, तुम उसकी स्टेबिलिटी बता दोगे कि भाई या तो हाफ फील्ड हो रहा होगा या फुल फील्ड, तुम ये भी बता दोगे कि इस किसका एटॉमिक साइज़ बड़ा है, किसका एटॉमिक साइज़ छोटा है। बस आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि लेफ्ट टू राइट साइज़ क्या होता है, डिक्रीज। पर ये सारे क्वेश्चन कब हो पाएंगे, जब आपको उनके एटॉमिक नंबर याद होंगे। इसलिए फिर कह रहा हूँ, पहला क्वेश्चन मंडे के टेस्ट का यही होगा, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक लाइन से एटॉमिक नंबर के साथ लिखना है। तो रट के आना ट्रिक है, यूट्यूब पे 10 ट्रिक है, आपको बस रटना है, आपका काम चलना चाहिए बस। देखो इधर देखो, अ वेल नोन अलॉय इज मिश मेटल, आ गया भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, आता है ये सवाल। अल्का क्या था, अल्का, मैंने कुछ ऐसे ही याद किया था यार। अ वेल नोन अलॉय इज मिश मेटल
विच कंसिस्ट ऑफ लैंथेनॉइड मेटल 95% आयरन एंड 5% ट्रेस ऑफ सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो आपको याद रखना बेटा, एक मिश मेटल बनाया गया, शायद ना बुलेट्स वगैरह में यूज़ होता है, मुझे जहाँ तक याद है, बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है, एक बार एनसीईआरटी देखना, चेक करना। लिखा है, अच्छा लिखा तो है, मैग्नीशियम बेस अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट। एनसीईआरटी की लाइन है जो मैं बता रहा हूँ, हाँ भी याद आया मुझे, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेटा बुलेट बनाने के काम आता है। मैंने अपने टाइम कुछ अलका करके याद किया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा अलका कुछ था, तो आप लोगों को रटना, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लैंथेनॉइड की मदद से आप लोग एक मिश मेटल बना रहे हो, उसमें 95% आयरन है और 5% ट्रेस एलिमेंट है। पेपर मुश्किल बनाना होगा तो लिख देगा इनमें से 4 में से 3 कोई सही ऑप्शन होगा, एक गलत दे देगा, बोलेगा बताओ कौन सा मेटल या कौन सा एलिमेंट नहीं है मिश मेटल बनाने में, तो उस ऑप्शन को आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको ये रटना है, एक तो हल्का से रट लेना एल्यूमिनियम, कैल्शियम, और कार्बन और सल्फर को याद रखना, और क्या है बेटा आयरन। आयरन कितना है बेटा 95%। ठीक, और किसका आयरन 5% और लैंथेनॉइड 95%। लैंथेनॉइड 95% है, आयरन कितना है बेटा 5, और साथ में क्या है बहुत सारे ट्रेस, कौन कौन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और क्या है सल्फर, और कौन है कार्बन। तो ये याद रखना, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। और ये आता है कि भाई ऐसा आ जाए पेपर में, देखना ऑप्शन आ जाएगा कि बताओ मिश मेटल है ये किस यूज़ में आता है, किस यूज़ में आता है, तो बुलेट्स हो जाएगा, और कोई उल्टा सीधा ऑप्शन बना देंगे। तो आपको सही वाला बता दिया, और एक बार इसको एनसीईआरटी से जाके रीड करना है इसको घर पे, ठीक है। अ गुड डील ऑफ मिश मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट, शेल एंड लाइटनिंग फिंट। तीनों के तीनों यूज़ आपको आने चाहिए। देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है बेटा, बुलेट में होता है, शेल में, और लाइटर फ्लिंट क्या होता है, एक बार देखना आप लोग जाके लाइटर फ्लिंट क्या होता है, देखा है, पता है आप लोग क्या होता है। अरे बिल्कुल नशेड़ी है ये लड़का भाई, ठीक है चलो ठीक है। तो लाइटर फ्लिंट तीनों में यूज़ होता है, ठीक है। चलो भाई देखना, चीज़ें थोड़ी मुश्किल है पर दूसरों के लिए, आपके लिए। इसमें केमिस्ट्री आ गई, वो तो यार थ्योरी थी, आप लोग पढ़ लेना, ठीक है, उसे जो आपको होता है, पर पढ़ना जरूर, मिश मेटल आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उसमें भी मिलेगा। लैंथेनॉइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, +3। अरे कौन सा होता है, तो क्या तुम सारे कंपाउंड बनाते जाओगे, मैं बस क्वेश्चन देते जा रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन टेस्ट की तरह मैं दे रहा हूँ, आप लोग बताना किताबों ने पढ़ाया है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मुझे बताओ Ln पे कितना चार्ज होता है बेटा, +3। हेलोजन पे कितना चार्ज होता है, हेलोजन पे कितना होता है, फ्लोरीन क्लोरीन वाले पे -1। फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, Ln(x3)। अरे सही है गलत है, देखो यही बना, सही है। अगला देखो, इसके बाद देखो Ln है, वाटर कैसे टूटता है बेटा, OH-1। बताओ क्या बनेगा, बोलो Ln पे कितना चार्ज प्लस, क्या बन जाएगा LnOH3। सही है। अब आ जाओ कार्बन पे, कार्बन का फंडा अलग है, थोड़ा बाद में बताएंगे। आ जाओ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन किस ग्रुप का है, नाइट्रोजन का बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कितना माइनस आता है इसमें 4, अरे बोलो -3। Ln पे +3 क्या बन जाएगा, यार 3 लगा के 3 बाहर निकालो, देखो सही है। सल्फर, सल्फर किस ग्रुप का है, ऑक्सीजन वाले का है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप पे कितना चार्ज आता है -2, क्या फॉर्मूला बन जाएगा बताओ, Ln2S3। सही है। ऑक्सीजन का बताओ, ऑक्सीजन Ln पे +3, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है -2, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यही तो कह रहा हूँ यार, पूरी ऑर्गेनिक ऐसे ख़त्म कर दूंगा, तुम देखना, अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट होने दो, पूरी ऑर्गेनिक हम लोग ऐसे ही ख़त्म करेंगे, प्लस माइनस पे, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। हो गए ये 10 रिएक्शन है, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा वो रटेगा। एक कार्बन वाला याद रखना बेटा, कार्बन वाला थोड़ा बकैत है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं LnC2। क्या कहते हैं बेटा, LnC। तो एक नहीं हम नहीं समझ पा रहे तो हमने समझा दिया, इसके पीछे का भी अगर रीज़न आए ना तो हम समझा सकते हैं, क्योंकि लैंथेनॉइड में केवल +3 नहीं होता, इसके अलावा भी होता है। कई जगह आपको Lnx4 भी मिलेगा, मतलब हेलोजन के ऊपर 4 भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि लैंथेनॉइड +3 भी दिखा रहे हैं और कुछ कुछ क्या दिखा रहे हैं बेटा, +4, पर उनका कॉमन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। एक बार एनसीईआरटी में चार्ट बना हुआ है, आप लोग देख के आना, लिख के लाना है इसको, एनसीईआरटी से लिख के लाना, यहाँ से मत लिखना, ठीक है, एनसीईआरटी से लिखना। यही पूछ रहा था भाई, लैंथेनॉइड कैसे होते हैं, मेटल होते हैं, कैसे होते हैं, अरे बोलो मेटल होते हैं, तो बताओ कौन सा बॉन्ड दिखाएगा,
पहले बताओ कोवेलेंट दिखाएगा, अरे बोलो कैसा बॉन्ड दिखाएगा, आयोनिक। ये चीज़ मैंने 11th क्लास में तुम्हें 4 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाई थी पूरी की पूरी, अगर आपको याद हो टेबल के साथ में। अगला है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिनॉइड। ये हो गया लैंथेनॉइड खत्म हमारा। अब एक्टिनॉइड में भी कुछ उनका कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक रेडियो एक्टिव ग्रुप होता है, एक थोड़ा कम रेडियो एक्टिव होता है। किसमें यूरेनियम आता है देख के बताओ, किसमें आ रहा है बेटा? तो नाम से ही क्लियर है कि यूरेनियम अगर आ रहा है तो यूरेनियम वाला कौन सा एलिमेंट होता है? अरे बोलो, खोल दे बेटा गेट खोलना हो तो। यूरेनियम वाला कौन सा ग्रुप होता है भाई? क्या होता है यूरेनियम? रेडियो एक्टिव। अरे यार पूरी दुनिया यूरेनियम पे, कितनी जंग चल गई ईरान में, अमेरिका में, इजराइल में, यूरेनियम के पीछे ही। ये यूरेनियम है, बिजली बनाने के काम भी आता है। और देखो बहुत सिंपल से फंडा है, अगर यूरेनियम है, इस यूरेनियम को अगर आप लोग कंट्रोल वे में रिएक्शन करवा दोगे, यूरेनियम का कंट्रोल वे में रिएक्शन करवा दोगे तो बिजली घर में बिजली प्रोड्यूस करने के काम आता है। अगर उसी को अनकंट्रोल्ड वे में रिएक्शन करवा देंगे तो किसकी तरह एक्ट करेगा? एटम बम। मतलब एटम बम में जो हम लोग यूरेनियम का यूज़ करते हैं, यह कि जो नॉर्मल यूरेनियम हमें मिला यही एटम बम में डायरेक्टली यूज़ नहीं हो जाता, इसे प्योरीफाई करना पड़ता है। तकरीबन शायद 80 या 90% कुछ वैल्यू है, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, 80-90% यूरेनियम को प्योरीफाई करते हैं, तब वो इस लायक बनता है कि हम लोग एटॉमिक बॉम्ब वगैरह में इसका यूज़ कर सकें। समझ रहे हो? तो इसी से याद रख लेना, एक्टिनॉइड ग्रुप वाले जनरली आपको कैसे मिलेंगे? रेडियो एक्टिव का मतलब क्या है? इनके ऊपर ज़्यादा स्टडी इसलिए नहीं होती है और इनके रिएक्शन ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ पाते। ये तो मैं थोड़ी देर के लिए दिखेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएंगे। मतलब इनके सारे कैरेक्टर हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, हर वक्त विजिबल नहीं होती, हर रिएक्शन दिखाते नहीं है। चलो देखो, एक्टिनॉइड आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट आर इजीली मेंबर, हैव रिलेटिवली लॉन्ग हाफ लाइफ। भाई मैं आपको बताता हूँ, आपने सुना होगा कि वहाँ पे जापान में हिरोशिमा नागासाकी में आज भी लोग लंगड़े लूले पैदा होते हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जो वहाँ पे एटॉमिक बम का यूज़ किया गया है, आज तक टी हाफ, अच्छा टी हाफ आप समझते हो? अरे टी हाफ समझते हो आप? और रिएक्शन 100 ग्राम फेंका था तो 50 ग्राम होने में कितना टाइम लगा? तो सोचो इतना टाइम लगा कि आज तक लोगों के अंदर रेडिएशन मिल रहा है। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात ना? ये पॉइंट याद रखना। देखो, द लेटर वन हैव हाफ फील्ड रेंजिंग फ्रॉम डे 2 to 3 मिनट फॉर लोरेंशियम Z इज इक्वल टू 103। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट आर मेंबर ऑफ द एक्टिनाइड सीरीज बियॉन्ड यूरेनियम बिगिनिंग विथ नेप्थिनम एटॉमिक नंबर 93। ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ। देखो एक्टिनॉइड वाला ग्रुप कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है, बताओ कहाँ से कहाँ स्टार्ट हो रहा है? अरे 90 से हो रहा होगा, 103। 90 से कहाँ तक हो रहा है? 103 तक। ठीक है, तो उन्हीं एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द साइज ऑफ एटम और M3+ आयन अक्रॉस द सीरीज। मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज क्या होगा? डिक्रीज। चाहे नॉर्मल एटम की बात कर लो, M3+। क्यों M3+ क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ, एक्टिनॉइड में भी सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3। क्या है बेटा? +3। चलो देखो ध्यान से, नेम अ मेंबर ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4। बताओ भाई +4 कौन दिखा रहा था? CE। अच्छा दिख गया होगा ना? अरे यही था ना? अच्छा ये C+3 से C+4 में चेंज हो रहा था क्या? C+3 से C+4 में, +4 से +3। +4 में कैसा था? इनर्ट। अब +3 में इनर्ट नहीं है। इसमें यही पूछा आपसे। अच्छा ऐसा क्वेश्चन एक हम पहले भी कर चुके हैं ना, उसमें पूछा था कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो इसका मतलब समझ रहे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। ठीक है, एक्टिनॉइड सीरीज इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वाई? बताओ भाई, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर। क्यों ग्रेटर है बताओ? कोई बच्चा बता सकता है? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से भी ग्रेटर है। क्यों? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, समझ रहे हो? अगले D में जाने से पहले। एक्टिनॉइड में
5f में भी जा रहे हैं और 4f में भी जा रहे हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन किस में हो गए? f में। और f वालों की शील्डिंग इफेक्ट कैसी होती है? पुअर। तो अगर पुअर होती है तो z इफेक्टिव क्या हो जाएगा? ज़्यादा। z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो खींच लेगा भाई, जल्दी स्ट्रांगली खींचेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा। तो एक्टिनॉइड में साइज़ का और ज़्यादा मतलब डिफरेंस कम आता है एज़ कम्पेयर टू लेंथेनॉइड। अरे क्लिक कर रहा है दिमाग में? इसे लिखना, मैं आज एक ग्रुप में फ़ोटो भेजूंगा आपके, लिख के लाओगे उससे भी अपने साथ कॉपी में, ठीक है? हुआ नहीं है चैप्टर ख़त्म। विच एलिमेंट आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक्स? भाई पढ़ लेना, कर लेना क्वेश्चन, कल वाला ये क्वेश्चन एटॉमिक नंबर के बेस पे। चलो अब ये क्वेश्चन भी आप लोग अपनी कॉपियों में कर लेना, जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से ख़त्म हो गया, ठीक है? अब एक बस इतना सा पार्ट है, एक ना लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में डिफरेंस वाला पॉइंट है, वो मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, आप लोग लिख लेना, ठीक है? और एक बार अगली क्लास में 5 मिनट में डिस्कस भी उसको कर लेंगे। इसके बाद अब इस चैप्टर में 3 पार्ट है, हर चैप्टर की तरह ये चैप्टर थोड़ा अलग है, हर चैप्टर की स्ट्रेटेजी अलग है। जो आपने बुक खरीदी है प्रीवियस ईयर वाली वो करनी है, अपनी कॉपी पढ़नी है, और NCERT के इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट सारे क्वेश्चन करने हैं। इस टेस्ट में तो आपको इस बुक से मैं टेस्ट दे दूंगा, जो अब इसके बाद जो टेस्ट होगा उसमें मैं NCERT से भी क्वेश्चन दूंगा खूब सारे। तो NCERT के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए इस चैप्टर में बेटा।